नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 104 के चैप्टर 1 पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रोम साम्राज्य का प्रारंभिक इतिहास कैसा था, कैसे एक छोटी सी जनजाति आगे चलकर बड़े पैमाने पर एक विस्तृत साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेगी और प्राचीन काल के यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। क्योंकि यदि आपने यहाँ पर शब्दों के खेल को नहीं समझा तो इतिहास आपको समझ में आएगा नहीं। क्योंकि रोम साम्राज्य में जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं कि किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, ट्रिब्यून कौन थे, एसिडी कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन पढ़कर ही समझ में आएगी। तो उस लेक्चर को जरूर सुनिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि रोम साम्राज्य में ग्रेंची बंधुओं के क्या सुधार हुए। इसके साथ साथ अगस्टस का काल शांति का काल क्यों माना जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आज की हम क्लास में जानेंगे और इस चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ग्रेंची बंधुओं की बात किया है तो ये दो भाई थे। सबसे पहली बात, एक भाई का नाम था ग्रेयस ग्रेचुस और दूसरे का नाम था टाइबेरियस ग्रेचुस। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा टाइबेरियस ग्रेचुस और दूसरे का नाम आएगा बाद में गेयस ग्रेचुस। दोनों की हत्या करवा दी जाएगी क्योंकि दोनों ही कुछ सुधार करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर बताया जाएगा। तो जब हम ग्रेंची बंधुओं के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे बड़ी बात पता है क्या हो रही थी? कृषि व्यवस्था का पतन हो रहा था और सैनिक रूप से विवाद हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये था कि रोम का एक रूल था कि जिसके पास थोड़ी सी भी संपत्ति होगी, यानी कि वो किसान जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन होगी, वो सारे बंदे एक अनिवार्य रूप से सेना का हिस्सा होंगे। जितने भी सैनिक अभियान चलाए जाएंगे उस सेना में वो सैनिक के रूप में काम करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, रोम साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए और उन सभी क्षेत्रों को अपने यहाँ मिला लिया। यानी कि रोम साम्राज्य जीतता गया इन सैनिकों के दम पर, इन किसानों के दम पर। लेकिन जब युद्ध से जो प्रॉफिट मिला, उस युद्ध के प्रॉफिट में इन बेचारे किसानों को हिस्सा नहीं दिया गया और सारा का सारा अभिजात्य वर्ग ने हड़प लिया। इतना ही नहीं, कई सारे किसानों की हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई और जो बेचारे बचे वो शारीरिक रूप से असक्षम हो गए। जब वो वापस आए तो उनकी ज़मीनें भी उनसे हड़प ली गई, उनके घर भी उनसे हड़प लिए गए और ये सारा काम कर दिया किसने? अभिजात्य वर्ग ने, यानी कि उच्च वर्ग ने। परिणाम ये हुआ भी, ये बेचारे कि अपनी ज़मीन से भी चले गए, अपनी कृषि कार्यों से भी चले गए और बाद में इन्हें सेना से भी निकाल दिया गया। तो ऐसे में कृषि व्यवस्था का पूरी तरीके से पतन हो गया। ऐसे में जो ग्रेंची बंधु आएंगे, जिनमें टाइबेरियस ग्रेचुस आएगा और गेयस ग्रेचुस आएगा, ये लोग इस व्यवस्था में सुधार करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि भूमि का फिर से पुनर्वितरण किया जाए। लेकिन आपको पता है रोम साम्राज्य में सारे डिसीजन लेती है सीनेट। तो सीनेट ने क्या करा, इन्हें लोगों को भड़का दिया और क्या करा, इन दोनों की हत्या करवा दी, जो कि यहाँ पर हमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेची बंधुओं का टाइम पीरियड क्या है कि कृषि का पतन हो रहा है उस दौरान और सैन्य विवाद हो रहे हैं। तो युद्ध में विजय हो रही है। युद्ध में विजय के साथ साथ किसानों का तेजी से पतन हो रहा है। यहाँ पर जो हेडिंग है किसान और एसयूडी, तो एसयूडी आपको पता है कौन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एसयूडी वो लोग हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन है, यानी कि एक निम्न वर्गीय किसान है। तो युद्ध में विजय के साथ साथ इन किसानों को तेजी से पतन की, ये किसान की जो व्यवस्था थी, कृषक व्यवस्था थी, इनका पतन हो गया। रोम ने जो सफल अभियान चलाए, अपने सैनिक अभियान चलाए, उसमें जो मानव श्रम उपलब्ध करवाया वो इन किसानों ने ही उपलब्ध करवाया, जिसकी वजह से इन किसानों के दम पर ही रोम ने क्या करा, भूमध्य सागर के आसपास और विश्व में अपना दबदबा स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बदले में इन किसानों को कुछ भी नहीं मिला। रोम के कानून के हिसाब से एक वयस्क पुरुष जो होगा, जिसके पास थोड़ी सी भी संपत्ति होगी, वो अनिवार्य रूप से सेना में काम करेगा, ये उनका रूल था। तो सालों साल ऐसे बहुत सारे सैनिक भर्ती होते थे, हजारों की संख्या में इनकी मृत्यु हुई। जो जीवित रहे वो असक्षम हो गए, उनके घरों और खेतों को संभालने में असक्षम हो गए, तो उस पर अभिजात वर्ग ने कब्जा कर लिया। 146 BCE के दौरान किसानों का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसानों की डिमांड होने लगी कि भूमि सुधार होना चाहिए। जैसे कि इतिहासकार अमर फारूकी ने कहा भी है कि भूमि सुधार केवल इसलिए नहीं था कि किसानों को उनकी भूमि मिल जाए, बल्कि भूमि सुधार इसलिए भी था कि अगर किसानों को उनकी भूमि मिलेगी तो वो सेना में तो काम करके कुछ कमा लेंगे, क्योंकि अगर उनके पास भूमि नहीं है तो वो खेती से भी नहीं कमा सकते और वो बेचारे सेना में भी अपना योगदान नहीं दे सकते। जब वो सेना में योगदान नहीं देंगे तो वहाँ से भी उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अभिजात्य वर्ग इन सुधारों को करने के लिए तैयार था नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति आया, टाइबेरियस ग्रेचुस। टाइबर ग्रेचुस की बात की जाए तो एक सुधारवादी गुट का प्रमुख सदस्य था और उस गुट का नाम था पॉपुलेयर्स। इसने एक कानून पास किया। इसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो ज़मीन खरीदता है उस ज़मीन के खरीदने को ना सीमा कर दो, यानी कि एक बंदा ज़्यादा ज़मीन ना खरीद पाए, एक सीमित अवस्था में ज़मीन खरीद पाए। इससे क्या होगा, सभी लोगों को ज़मीनें मिल जाएंगी। लेकिन इसका विरोध करा सीनेट ने और इसकी हत्या करवा दी। इसके बाद इसका छोटा भाई आया गेयस ग्रेचुस 123 BCE में। ये नया ट्रिब्यून बना। ट्रिब्यून एक अधिकारी वर्ग था, मैंने आपको बताया था, उच्च पद पर था, ठीक है।
तो इसने भी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बात करी, इसने भी नए सुधार की बात करी, प्रशासनिक सुधारों की बात करी, टैक्स सिस्टम में सुधार की बात करी, गरीब नागरिकों को फ्री में अनाज मिल जाए इसके लिए भी इसने काम किया। लेकिन आगे चलकर इसकी भी हत्या करवा दी गई। तो इस प्रकार से जो ग्रैची बंधु थे ये सुधार तो करना चाहते थे, लेकिन सीनेट ने इनकी हत्या करवा दी। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पर बस थोड़ा सा बताया गया है। तो आई होप सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोमन साम्राज्य में ग्रैची बंधुओं के सुधार क्या थे, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे देखिए, ये तो बात किसान असंतोष की थी, अब सैनिकों की बात कर लेते हैं। तो इसी समय किसानों के संकट के साथ साथ भाई सैनिकों का संकट भी शुरू हुआ। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। सीनोटोरियल कुलीन तंत्र में एक विस्तारवादी युद्ध हुआ। परिणाम ये था कि विशाल साम्राज्य से बहुत सारा लाभ आया, लेकिन ये लाभ सब लोगों को बराबर रूप से प्रॉफिट नहीं दिया। यानी कि जो रोमन साम्राज्य ने वो सैनिक अभियान चलाए थे उससे उन्हें एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हुआ, बड़ा लाभ मिला, लेकिन वो सैनिकों को ये लाभ का हिस्सा देना नहीं चाहते थे। जबकि सैनिकों के बिना तो आप युद्ध जीत ही नहीं सकते, और किसी भी राज्य की जब सेना असंतुष्ट हो जाएगी तो कभी भी साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसके अलावा जिन लोगों को सेवा से मुक्त कर दिया गया, उनके सैनिक भूमि अनुदान और दान के लिए आंदोलन कर रहे थे। वो लोग वो चाहते थे उन्हें भूमि दे दी जाए, उन्हें दान दे दिया जाए, और पूरा का पूरा राज्य इस चीज़ से क्या हो गया? कन्फ्यूज हो गया। परिणाम हुआ कि सैनिकों ने अपने विजयी सेनापतियों की ओर आशा से देखना शुरू करा कि जितने भी जिन लोगों ने जो जीत के हकदार हैं, जितने भी सेनापति हैं, अब ये इनकी ओर क्या करेंगे? मदद करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि सैनिकों ने अपनी डिमांड के लिए एक विद्रोह कर दिया, जिसे हम सैन्य विद्रोह कहते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि रोम साम्राज्य जो विजय अभियान चलाएगा वो विजय तो हो जाएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट एक आम व्यक्ति को नहीं मिलेगा, एक आम नागरिक को नहीं मिलेगा, एक आम सैनिक को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बस थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 देखोगे तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा रोम साम्राज्य में जो अशांति फैल रही थी, इसमें गरीब वर्ग की भूमिका भी बहुत ज़्यादा थी। खास तौर पर जो गरीब लोग थे इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर, प्रालितेरियत। तो घबराना नहीं है, शहरों में जो प्रालितेरियत लोग थे इन लोगों ने गृह युद्ध को बढ़ावा दिया। जैसे कि पेरी एंडरसन ने वर्णन किया भी है, इन्होंने लिखा भी है क्या, कि रोम की विस्तारवादी नीति हुई। रोम की विस्तारवादी नीति हुई तो जो एसुडी वर्ग थे, एसुडी वर्ग कौन थे? वो गरीब किसान जिनके पास छोटी सी ज़रा सी ज़मीन हो फिर भी उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। उनकी संख्या में कमी आई। सेना में बेचारों को अनिवार्य रूप से भर्ती होना पड़ता था, परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसे में किसानों की जो ज़मीन थी वो छीन ली गई, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है। आगे है गणतंत्र की अंतिम शताब्दी और विजयी सैन्य कमांडरों का उदय। अब देखिए, युद्ध में एक जीतता है और एक हारता है। जो हारने वाले उन्हें दास बना लिया गया, और जो जीतने वाले थे उन्होंने सैनिक कमांडर के रूप में उन पर शासन किया। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं भैया, पहला ट्रायम्विरेट और दूसरा टैमविरेट। तो ये ट्रायम्विरेट था क्या? तो मुद्दा ये हुआ कि जैसे जैसे लोकतंत्र में गणतंत्र की स्थापना होने लगी, ऐसे ही वैसे ही कुलीन तंत्र और आम जनता के बीच में संघर्ष भी होने लगा। अधिकारी वर्ग और आम जनता आपस में लड़ने भी लगी। क्यों? क्योंकि आम जनता की जो महत्वाकांक्षा थी अधिकारी तंत्र से वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति आया, सूला। सूला एक तानाशाही शासक था। सूला की तानाशाही रोमन गणतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके पश्चात सैनिकों ने अपनी शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया और रोम साम्राज्य पर पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से सामाजिक और राजनीतिक संकटों का सामना हुआ। क्योंकि सेना जब किसी क्षेत्र में शासन करती है तो बड़े पैमाने पर मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का भी क्या होता है? दोहन होता है। हालांकि उस समय मानवाधिकारों की कोई बात नहीं हो रही, ये हम आज के परिप्रेक्ष्य में रखकर इस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को सिर्फ इतिहास के नज़रिए से नहीं, उसे वर्तमान में उसका प्रयोग करके देखिए, तब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। और मैं एक कहानी टाइप से आपको ये सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आप इनमें शब्दों के फेर में फंस गए ना, तो ये यहीं पर चीज़ें बोरिंग हो जाएगी। तो आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपके जो प्रश्न के उत्तर हों उन प्रश्नों के उत्तर भी वहाँ दिए जा सकें। तो देखिए, पहला ट्रायम्विरेट क्या था? तो सबसे पहली बात, इस वर्ड से नहीं घबराना कि ट्रायम्विरेट क्या था। ट्रायम्विरेट में क्या होगा? 3 पोम्पई शहर होगा, क्रेसस होगा और जूलियस सीजर होगा। ये तीनों मिलकर जो एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, इसे ही हम ट्रायम्विरेट कहेंगे, जैसा कि आगे बताया भी गया है। सूला एक सफल सेनापति था, हमें पता वो निरंकुश था। उसने सीनेट के पक्ष का समर्थन किया, यानी कि इसने किसको समर्थन दिया? सीनेट को। सीनेट कौन था? अभिजात्य वर्ग की एक सभा, जो कि हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ लिया था। इसने सीनेट में बहुत सारे सुधार भी किए, लेकिन इसने सीनेट की शक्तियों को मजबूत किया। सीनेट को इसने और भी ज़्यादा निरंकुश बना दिया, और इसने ट्रिब्यून की शक्तियों को घटा दिया। यानी कि सूला जो सुधार करेगा, सूला क्या करेगा? सीनेट को तो पावरफुल बना देगा, लेकिन जो ट्रिब्यून नाम का अधिकारी है उसके अधिकारों को बिल्कुल रूप से ही क्या कर देगा? कम कर देगा। अन्य सेनापतियों ने उसके सुधारों को तुरंत नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते सूला के कोई भी सुधार। सूला के जाने के बाद उसके जो अन्य सेनापति आए, बाद में जो सैनिक आए, उन्होंने सूला द्वारा किए गए सुधारों को सबको खत्म कर दिया।
उसी दौरान पोम्पई और क्रेसस 60 बीसीई में एक निर्णायक पल तब आया जब पोम्पई और क्रेसस ने जूलियस सीजर के साथ मिलकर एक ट्रायमविरेट बनाया। ये तीनों बंदे थे, आगे चलकर इनके नाम पर इन क्षेत्रों के नाम भी रख दिए जाएंगे, जैसे पोम्पई नगर होगा, क्रेसस नगर होगा, जूलियस सीजर नगर होगा। शुरुआत में ये व्यक्ति हैं, इनके नाम पर ही नाम रख दिए जाएंगे। अगर आपने 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ी है हिस्ट्री में तो आपको पता चल जाएगा पोम्पई नगर तो ज्वालामुखी विस्फोट में पूरी तरीके से दब गया था 79 बीसीई के आसपास। तो पोम्पई नगर, और हालांकि पोम्पई जो व्यक्ति था, ग्रेसस जो था और जूलियस सीजर था, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायमविरेट बनाया। इन्होंने क्या करा, सेना और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सीनेट की सारी शक्तियां इन्होंने कम कर दी। हालांकि आगे चलकर क्रेसस की मृत्यु हो जाएगी और जो दोनों सेनापति बाकी बचे थे, कौन कौन, एक पोम्पई और एक कौन, जूलियस सीजर। फिर से मैं बता दूं, ट्रायमविरेट कौन है, पोम्पई है, क्रेसस है, जूलियस सीजर है। ये तीन सेनापति होंगे जो सूला के बाद बनेंगे। ये तीनों सेनापति क्या करेंगे, सूला के सारे जो नियम कानून है हटा देंगे और ये सीनेट को कमजोर कर देंगे और सारी शक्तियां अपने पास ले लेंगे। लेकिन मुद्दा क्या होगा, मुद्दा ये होगा, क्रेसस मर जाएगा, जिसकी वजह से सीजर और पोम्पई के बीच में मतभेद हो जाएगा। सीजर की सैनिक शक्तियों और सफलताओं से पोम्पई को खतरा महसूस होगा और वो फिर पता क्या हो जाएगा, पोम्पई सीनेट के साथ मिल जाएगा। लेकिन सीजर एक प्रतिभाशाली सैनिक था, उसने गॉल को जीता और अपने प्रतिद्वंदियों को हराने में सफल भी रहा। हालांकि जीवन भर के लिए वो रोम का तानाशाह बन गया, परंतु उसके सुधारों ने रोम के बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका पैदा कर दी कि वो बंदा अब ना केवल एक सेनापति नहीं बल्कि एक राजा बनना चाहता है। आगे चलकर क्या हुआ, सीजर का एक सबसे करीबी दोस्त था जिसका नाम था ब्रूटस। उसने क्या करा, उसकी हत्या करवा दी। यानी कि एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या करवा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहीं वो राजा ना बन जाए। तो पहला ट्रायमविरेट क्या था, पहला ट्रायमविरेट तीन बड़े सेनापतियों का क्या था, समूह था, जिसमें पहला बंदा कौन था, जूलियस सीजर, दूसरा कौन था, पोम्पई, तीसरा कौन था, क्रेसस। फूट कब डलेगी, क्रेसस की मृत्यु हो जाएगी और सीजर और पोम्पई दोनों में मतभेद हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पोम्पई सीनेट का साथ देगा, लेकिन सीजर भी एक बहुत खूंखार बंदा था, प्रतिभाशाली सैनिक था, उसने जल्दी जल्द पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। लोगों को लगने लगा भैया ये राजा ना बन जाए, और इसीलिए उसकी हत्या उसके दोस्त से ही करवा दी जाएगी। फिर क्या आएगा, दूसरा ट्रायमविरेट आएगा भाई, और क्या है। षड्यंत्रकारियों की विजय अनंत नहीं थी। सीजर के अगले दो उपसेनापति आए, एक का नाम था मार्क एंटनी और एक का नाम था लैपिडस। ये दोनों किसके सेनापति थे, ये दोनों सीजर के सेनापति थे। सीजर के गोदले उत्तराधिकारी थे। सीजर ने एक लड़का गोद में ले रखा था, यानी कि एक लड़का गोद लिया था, गोद में ले रखा मतलब गोद लिया था, उसका अपना बच्चा नहीं था, और उसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने पता क्या करा, सेना की कमान खुद संभाल ली और एक नया ट्रायमविरेट का गठन किया, जिसमें कौन कौन था, मार्क एंटनी, लैपिडस और ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन कौन था, सीजर का गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी। अब ये सत्ता में आ जाएगा और यही ऑक्टेवियन आगे चलकर आगस्टस के नाम से जाना जाएगा, जिसके बाद रोम साम्राज्य विकसित पे विकसित, विकसित पे विकसित और विकसित पे विकसित होता जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आगस्टस के युग की। तो मार्क एंटनी को एक्टिम की लड़ाई में हराकर ऑक्टेवियन सत्ता में आएगा, और जैसे ही ऑक्टेवियन सत्ता में आएगा 27 बीसीई में उसे सीनेट द्वारा आगस्टस द रेवल्ड की उपाधि दी जाएगी। यानी कि आगस्टस कोई नाम नहीं है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन कौन था, ये सीजर का उत्तराधिकारी था, सीजर का पुत्र था, लेकिन सीजर का कौन सा पुत्र था, एक दत्तक पुत्र था जिसे गोद लिया गया था। ठीक है भाई। तो जब ये मार्क एंटनी को हराकर सत्ता में आएगा तो इसे कौन सी उपाधि देगी, सीनेट इसे उपाधि देगी आगस्टस द रेवल्ड। ये एक ऐसी उपाधि थी जिसे पहले भगवान के लिए यूज़ किया जाता था, ईश्वर के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद इसने अपने आप को प्रिंसेप की उपाधि भी दी। प्रिंसेप का मतलब होता है पहला नागरिक। देश, जैसे आज देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, वैसे इसने पहले नागरिक की अपने आप को उपाधि दे दी, प्रिंसेप। तो आगस्टस है, प्रिंसेप है, ये सिर्फ उपाधि है, और ये उपाधि किसको दी जा रही है भैया, ये उपाधि दी जा रही है ऑक्टेवियन को। और ऑक्टेवियन कौन है, ऑक्टेवियन सीजर का एक पुत्र है और गोद लिया हुआ पुत्र है, उसका अपना पुत्र नहीं है। इसने गणतंत्र के मुखौटे में छुपे राजतंत्र को स्थापित कर दिया। यानी कि गणतंत्र मतलब तो जनता का शासन होता है, लेकिन इसने गणतंत्र को नहीं माना, इसने अपना शासन कर दिया, राजतंत्र को स्थापित कर दिया। इसके शासनकाल को रोम में शांति काल कहा जाता है। यह रोम का पहला सम्राट था जिसका नाम लैटिन में अर्थ सम्राट यानी कि विजयी सेनापति था। उसने उपाधि सेना द्वारा नवाजी गई। तो अगर मैं आगस्टस की बात करूं तो आगस्ट ने बहुत सारे रोम में सुधार किए हैं, जिसकी वजह से आगस्टस के काल को शांति काल कहा जाता है। इवन इसने इतना ज़्यादा इसे आगे बढ़ाया है कि लोग बाग ये कहते हैं कि एक ना अधमरा सा रोम इसके हाथ में आया था, जिसे इसने विकसित रोम बना दिया था। किसने, आगस्टस ने। तो आगस्टस का जो इंट्रो था, आई होप सो आपको समझ में आ चुका है। आगस्टस के शासनकाल को पैक्स रोमाना कहा जाता है, यानी कि शांति का काल भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगस्टस ने क्या क्या सुधार किए। तो देखो, आगस्टस ने राजनीतिक सुधार भी किए, संवैधानिक सुधार भी किए, प्रशासनिक सुधार भी किए, सैनिक सुधार भी किए, समाज और अर्थव्यवस्था में सुधार भी किए। तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है कि आगस्टस के सुधार बताइए।
तो आगस्टस एक बहुत अच्छा सेनापति था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ वो व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसने सीनेट को ज़्यादा अधिकार दिए और सीनेट से कई महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श भी लिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सीनेट ने ही उसे आगस्टस की उपाधि दी थी। उसने सीनेट को इटली और आधे से ज़्यादा प्रांतों पर कंट्रोल करने की अनुमति भी दे दी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आगस्टस ने जो अपने राजनीतिक सुधार लिए, उस राजनीतिक सुधारों में उसने क्या किया, सबसे पहला उसने सीनेट को कुछ पावर दे दी। इटली और आधे से ज़्यादा प्रांतों पर सीनेट अब कंट्रोल कर सकती थी। आगस्टस ने सीनेट को लगभग निष्क्रिय जनजातीय सभा के विधायी कार्य भी सौंप दिए। जो पहले जनजातीय सभा बनी थी उसके कार्य भी अब किसके पास चले गए, सीनेट के पास। आगस्टस ने ट्रिब्यून की शक्तियां स्वयं अपने पास रखी। जो पहले दो अधिकारी थे, जो पहले काउंसिल थे, पहले ट्रिब्यून थे, उन सब की पावर आगस्टस ने अपने पास रख ली। कानून लागू करने की शक्ति, कानून कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि वीटो पावर की शक्ति भी किसने रख ली, आगस्टस ने अपने पास। इसके अलावा उसने गवर्नर के पद रखे। इसके साथ साथ उसने सेना पर कंट्रोल कर लिया ताकि कोई भी सैनिक उसकी सफलतापूर्वक रूप से चुनौती ना दे सके। धीरे धीरे आगस्टस ने अपने हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित कर ली और सीनेट धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गई। यानी कि शुरुआत में तो उसने सीनेट को पावर दी, लेकिन धीरे धीरे करके सारी पावर अपने आप ले ली और हर चीज़ को अपने से कमजोर कर दिया ताकि कोई बंदा उसका विरोध ना कर पाए। ये तो उसके राजनीतिक सुधार थे। अब उसके प्रशासनिक सुधार कौन से थे? तो आगस्टस ने देखा कि उसके समाज में नागरिक संघर्ष हो रहा था, समाज में अव्यवस्था थी, तो ऐसे ने उसने समाज में व्यवस्था स्थापित करी। समाज में नागरिक संघर्षों को उसने खत्म किया। उसने क्या करा, प्रेफेक्ट्री, प्रेक्यूरेटर्स या प्रोसेडाइस की उपाधियां ली। और जो अश्वारोही श्रेणी थी, अश्वारोही श्रेणी कौन थी? वो जो लोग घोड़े पर सैनिक होते थे उन्हें अश्वारोही कहा गया। और ये सैनिक आगे चलकर असंतोष हो रहे थे, इनके अंदर असंतुष्टता की भावना पैदा हो गई थी, युद्ध के दौरान इन्हें प्रॉफिट नहीं मिला था, तो इन लोगों को नौकरशाही पर लगाया गया, यानी कि बड़े बड़े पदों पर इनको नियुक्त किया गया ताकि इन लोगों के असंतोष को खत्म किया जा सके, इनके विरोध को खत्म किया जा सके। और जितने भी नौकरशाह थे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सबसे ये कहा गया कि भाई जो तुम अपनी ड्यूटी निभाओगे बदले में हम आपको नगद वेतन देंगे, बदले में तुम मेरे प्रति उत्तरदायी होगे, यानी कि प्रिंसेप्स के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि प्रशासनिक सुधारों में इसने क्या करा, जो अश्वारोही वर्ग था, जो असंतुष्ट हो गया था, उसे ही पता था एक सेना के दम पर ही, आगस्टस ने यह भी कहा था भाई एक देश जब तक नहीं चल सकता जब तक उसकी सेना संतुष्ट ना हो, तो इसलिए उसने अश्वारोही वर्ग को, यानी कि जो घोड़े वाली सेना थी, उसको बड़ी बड़ी उपाधियां दी। उनके सैनिकों को प्रेफेक्टी या फिर प्रेक्यूरेटर्स या फिर प्रोसेडाइस की उपाधियां दी। इसके साथ साथ उन्हें बड़े बड़े पदों पर लाया गया। इसके बदले में उनसे क्या कहा गया कि भैया हम तुम्हें वेतन भी देंगे और आप अपने कर्तव्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, मेरे प्रति, बदले में आपको वेतन दिया जाएगा। उसने सुरक्षा, एकता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना अनिवार्य कर दिया। आगस्टस ने रात के समय गश्त करने वाली पुलिस की भी रखी कि भैया तुम रात के समय तुम्हें पेट्रोलिंग करनी है, तुम्हें रात के समय घूमना है कि जनता में कोई भी गतिविधियां ना हो, ऐसी कोई भी खूनी संघर्ष ना हो। इसके साथ साथ उसने सेना और चौकीदारों की 7 कंपनियां करी जो आज़ाद पुरुष थे। पुलिस और फायरमैन की भूमिका भी उसने निभाई। इसके अलावा उस पर कंट्रोल करने के लिए उसने एक अश्वारोही प्रीफेक्ट को भी नियुक्त किया जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एक प्रेटोरियन रक्षक भी होगा। प्रेटोरियन रक्षक के सेनाध्यक्ष आमतौर पर संख्या में 5 होते थे और ये सारे अश्वारोही वर्ग के सदस्य होते थे। इसके अलावा उसने एक शाही डाक सेवा का भी निर्माण किया ताकि साम्राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को भी आसानी से भेजा जा सके, कम्युनिकेशन सिस्टम भी चलता रहे। तो इस प्रकार से उसने राजनीतिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए और अगला नंबर था सेना। आगस्टस एक मजबूत पेशेवर सेना का निर्माण करना चाहता था। उसने हजारों सैनिकों जो गृह युद्ध के दौरान उनके पद से हटा दिए गए थे उन सबको भूमि दी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ग्रेची बंधु के सुधार भी, वो भी भूमि देना चाहता था। तो आगस्टस ने भी यही करा। जिन किसानों की बेचारों की जमीनें छीन ली गई थी उन सबको इसने भूमि दी। इनमें से अधिकतर भूमि उसकी निजी संपत्ति से दी गई थी। जो उसकी अपनी खुद की भूमि थी, वो भूमि देखिए कितना अच्छा राजा था आगस्टस कि उसने अपनी भूमि जनता में दान कर दी, जिसकी वजह से किसान और सिपाही जो थे वो काफ़ी हद तक शांत हो गए। जूलियस सीजर ने पहले ही सक्रिय सेवा में नियुक्त सैनिकों को वेतन दुगना कर दिया था। इस बढ़े हुए वेतन का रखरखाव प्रिंसिपेट द्वारा किया जाता था, यानी कि वेतन भी बढ़ा दिया था किसने, सीजर नहीं, और उस बढ़े हुए वेतन को भी इसने लागू रखा, किसने, आगस्टस ने। आगे क्या मुद्दा हुआ, ज़्यादातर सैनिक एसिडी वर्ग थे और एसिडी वर्ग को हमने पहले पढ़ लिया कि छोटे भूस्वामी वर्ग थे। तो इटली और उसके बाहर के क्षेत्रों में लड़े गए युद्धों के परिणामस्वरूप ये सब तबाह हो गए थे। तो इनका समर्थन करके ऑक्टिवियन ने उन्हें सत्ता दी। इसके अतिरिक्त 6 सीई में युद्ध के दिग्गजों को नगद वेतन भी दिया जाने लगा और ये सारा पैसा कहाँ से दिया गया, सारे अपने फंड से इसने दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहले सारी व्यवस्था खराब थी उस व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से इसने फिर क्या कर दिया, सेटअप कर दिया, किसने, आगस्टस ने। अब इसने अपने सामाजिक और आर्थिक सुधार कौन से करे हैं? आगस्टस ने गरीब नागरिकों के सामने खुद को एक संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया कि भैया तुम्हारा संरक्षण मैं हूं, तुम्हें मैं संरक्षण दूंगा। उसने राजधानी में शहरी प्रोलिटेरियत को अनाज वितरण करके संतुष्ट किया। उसने फ्री में सबको अनाज बांटा। साम्राज्य में मिस्र के यानी कि जब इन्होंने मिस्र को जीत लिया, इजिप्ट को जीत लिया, तो अनाज की पूर्ति इन्हें नियमित रूप से मिलने लगी।
इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तेल और वाइन भी भोजन के सार्वजनिक वितरण में शामिल हो गए, यानी कि फ्री में तेल भी दिया जाने लगा, वाइन भी शुरू कर दिया गया, गरीबों को रोजगार भी दिया गया। इसके अलावा अमीर सीनेटर ये चाहते थे कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया। सार्वजनिक इमारतों का निर्माण किया अपने खर्चे पर, यानी कि लोगों के रहने के लिए जगह भी अपने पैसों से बनाई। इसके अलावा मनोरंजन के लिए शालाएं भी बनवाई इसने। आगस्टस गर्व से कहता था कि मुझे रोम ईंटों का एक शहर के रूप में मिला और मैंने उसे संगमरमर का शहर बना दिया। धार्मिक क्षेत्र में इसने क्या योगदान दिया है? आगस्टस ने परिवार और धर्म के पारंपरिक मूल्यों को बाहर करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया। उसने कहा कि जनता में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार का मतलब है नशेड़ी जनता नहीं होनी चाहिए। तो उसने व्यभिचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या करा, जल्दी शादी करने और बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए कानून बनाए। उसने खुद को सादगी भरा जीवन दिखाया। उसने कहा जब तुम्हारा राजा सादा है तो तुम सादगी से नहीं जीवन जी सकते। इसके साथ साथ उसने उसी के टाइम पर एक कविता, कवि ओविड, तो ओविड ना प्यार भरी कविताएं लिखता था। उसने उसे ना वहाँ से निकाल दिया अपने देश से। उसने कहा तू यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ व्यभिचार नहीं होगा, स्त्री दोष नहीं होंगे हमारे यहाँ। उसने खुद अपनी एकमात्र बेटी जूलिया को उसके प्रेम संबंधों को अनैतिक मानते हुए 5 साल तक एक छोटे से द्वीप पर निर्वासित कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जनता इन छपरी हरकतों में पड़े। खासतौर पे जूलिया को पुरुषों के साथ बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया। उसके वाइन पीने पर भी बैन लगा दिया गया। आगस्टस ने रोमन की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को लौटने को प्रोत्साहित किया, बहुत सारी इमारतों को निर्माण करवाया और बहुत सारे इष्ट देवों को पूजन पर क्या कराया, उसने प्रतिबंध भी लगाया। आर्थिक सुधार क्या थे उसके? रोम के एकीकरण के बहुत सारे परिवर्तन हुए। पैक्स रोमाना की नीति, यानी कि शांति की नीति के तहत उसने क्या करा, राहदारी कम कर को खत्म कर दिया, यानी कि रास्ते पर चलने वाला जो टैक्स था उसे हटा दिया। इससे क्या हुआ, इससे बड़े पैमाने पर बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर व्यापार करने लगे और यहाँ के लोग भी दूसरी जगह जाकर व्यापार करने लगे। तो इसने जो वो ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, और जो रास्ते में टैक्स लगते थे, उन सभी अवरोधों को खत्म कर दिया। इसके अलावा समुद्र डकैती और लूट मार को भी खत्म करने का व्यवस्था की गई, ताकि व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेखौफ होकर अपनी यात्रा कर सकें। इसके अलावा इसने मुद्रा प्रणाली शुरू करी। मुद्रा प्रणाली से क्या हुआ, मुद्रा प्रणाली से ये हुआ कि अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिल गई, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय होता था तो वस्तु विनिमय से बड़ी दिक्कत हो जाती थी। मुद्रा विनिमय होने से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर सोने चांदी के सिक्के ढाले गए, दिनारियस चला यहाँ पर, तो इससे व्यापार बहुत ज़्यादा फला फूला। इसके अलावा अगस्टस ने साम्राज्य का विस्तार भी किया। उसने प्रशासनिक राजनीतिक सुधार किए, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की। डैसियन साम्राज्य, जो कि डैन्यूब नदी के आसपास का क्षेत्र था, उस पर इसने जीत हासिल कर ली, वहाँ के सोने की खानों को कब्जा कर लिया। आगस्टस से लेकर ट्रेजन के काल तक रोमन साम्राज्य लगातार आगे बढ़ता गया, और जर्मनी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह इसने जीत लिया। जर्मनी में ही उसके सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूरोप में पूरी तरीके से कब्जा किसने कर लिया, रोमन साम्राज्य ने, आगस्टस और उसके आने वाले उत्तराधिकारियों ने। आगस्टस के बाद वाले जो उत्तराधिकारी थे स्वयं उसके परिवार से ही थे, और उन्हें जूलियो क्लॉडियन शासकों के नाम से जाना गया, यानी कि आगे चलकर जो जूलियो क्लॉडियन शासक आएंगे ये आगस्टस के अपने परिवार के ही होंगे। नीरो, जो कि इस वंश का अंतिम शासक होगा, और वेस्पियन पहला शासक होगा जिसका कुलीन वर्ग से अपना कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो एक शक्तिशाली सेनापति था और वो एक नए वंश की स्थापना करेगा, प्लावियन वंश की। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगस्टस के काल में सुधार क्यों किए गए, या फिर अगस्टस का काल शांति काल का क्यों माना जाता था, या फिर अगस्टस ने यह घोषणा क्यों करी कि मुझे ईंटों से बना हुआ एक शहर मिला था और मैंने उसे संगमरमर से बना दिया, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सारे सुधार आप लिखोगे। तो ये तो रोमन साम्राज्य में अगस्टस की टाइम पीरियड था। आगे रोमन साम्राज्य में हम तीसरी शताब्दी का संकट पढ़ेंगे। तो देखिए रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट ये होगा कि देखो जब आप बहुत सारे लोगों को हरा दोगे तो वो सारे लोग आपके दुश्मन भी हो जाते हैं, फिर वो लोग एकजुट होकर आप पे हमला भी करेंगे। तो तीसरी शताब्दी के संकट में क्या होगा, इनके सैनिकों पर हमले होंगे, बड़े पैमाने पर इनके सैनिक मारे भी जाएंगे। तो ये माना जाता है यहाँ से रोम साम्राज्य का पतन थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर कॉन्स्टेंटाइन फिर से साम्राज्य को आगे ले जाएगा। तो देखते हैं तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, अस्थिरता फैल गई रोम साम्राज्य में। 50 से भी अधिक शासक आए और उससे भी अधिक उनके सैनिक आए। रोम साम्राज्य की सीमाओं में लगातार आपदाएं आने लगी। जर्मनी जो जनजातियां थीं इन्होंने रोम साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इन्हें तबाह कर दिया। यानी कि तीसरी शताब्दी के संकट में पहली चीज़ क्या हुई, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होते रहे। जितने भी राजा आए वो कोई लंबा टाइम पीरियड व्यतीत नहीं कर पाए, 50 से भी ज़्यादा इसमें राजा आए। इसके अलावा अगली बात क्या हुई, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई। अगली बात क्या हुई, जर्मनी की जनजातियाँ थीं इन्होंने भी इन पर क्या करा, विरोध कर इनका आक्रमण किया। फ्रैंक और जर्मनी जो जनजातियां थी इन्होंने गॉल और स्पेन इनसे छीन लिया, और गॉल को ही इन्होंने आगे चलकर फ्रांस का नाम दे दिया, जिसे आज आप फ्रांस कहते हो ना। यहाँ पर फ्रैंक जनजाति आई थी और इस फ्रैंक जनजाति ने गॉल को जीता और गॉल को फ्रांस का नाम दे दिया। इसके साथ साथ अल्लामनी जो कि एक जनजाति थी राइन नदी के आसपास की, ये भी इटली में प्रवेश कर जाएगी। इसके अलावा गाथ जनजाति होगी, ये समुद्र पार करके एशिया माइनर को लूट लेंगे। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाहरी चुनौतियों की वजह से तीसरी शताब्दी को संकट का काल कहा जाता है रोम साम्राज्य में।
ऐसे में एक नया राजा आएगा, डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन जब आएगा तो वो इस साम्राज्य को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो ये विरोध हो रहे थे, धीरे धीरे जो ये गृह युद्ध हो रहे थे, सैनिकों में जो अस्थिरता रहती है, इसे खत्म करेगा और एक मजबूत सेना की स्थापना करेगा। कौन? डायक्लेशियन। डायक्लेशियन राजा का नाम है, ठीक है भाई। भूमिपति कॉलोनी की जगह वो सैनिक विशेषाधिकार प्राप्त का वर्ग बन जाएगा। सीनेट की सारी शक्तियां खत्म कर देगा। डायक्लेशियन ये सोचेगा कि साम्राज्य बहुत बड़ा है, अब ये चलाना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, इसलिए उसने क्या करा, अपनी शक्ति को बंटवारा कर दिया। डायक्लेशियन ने ट्रेटरॉर्की स्थापित करी, यानी कि 4 राजाओं की एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, ट्रेटरॉर्की। देखो डायक्लेशियन का मानना था इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े साम्राज्य को अकेला बंदा कैसे चलाए, तो इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें लोगों को अलग अलग क्षेत्रों को दे देना चाहिए और बदले में वो मेरे प्रति उत्तरदायी होंगे, जैसे आज आज ऐसे ही होता है। तो ट्रेटरॉर्की क्या थी? ट्रेटरॉर्की 4 शासकों की एक कमेटी थी जिसमें एक शासक पर साम्राज्य के विशेष क्षेत्र को शासन की जिम्मेदारी दी गई। जैसे आज देखिए आप सीएम हैं, वो एक स्टेट चला रहा है, पीएम पूरे देश को देख रहा है, तो ऐसे इसने भी क्या करा, 4 शासकों की कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, ट्रेटरॉर्की, जिसमें ये कहा गया कि एक क्षेत्र पर एक शासक शासन करेगा और वो मेरे प्रति क्या होगा, मेरे प्रति जिम्मेदार होगा, उसे सारे डिसीजन मुझसे पूछ के ही लेने पड़ेंगे। तो ये डायक्लेशियन के शासनकाल की एक उपलब्धि थी, हालांकि इसके बारे में दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में और अच्छे से बताया जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन 1। डायक्लेशियन जब अपना पद से त्याग दे देगा तो ट्रेटरॉर्की ढह जाएगी, वो 4 जो बंदों की कमेटी थी वो खत्म हो जाएगी और फिर से अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे में नया राजा बनेगा जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। कॉन्स्टेंटाइन ने भी बहुत अच्छे सुधार करेगा, ये नए सैनिक सिक्के जारी करेगा, ये अपनी राजधानी भी नहीं बनाएगा। तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में व्यवस्था फिर से शुरू हुई। इसने अपने विरोधी सैनिक सेनापतियों को हरा दिया। इसके बाद इसने अपने सभी दावेदारों का सफाया कर दिया, जो भी बंदे इसकी सत्ता से जलते थे, इसको सत्ता से हटाना चाहते थे, उन सबको इसने मार दिया। हालांकि 310 में और 313 में जो मैक्सिमियन होगा और जो मैक्सिमिनस होगा ये आत्महत्या कर लेंगे। ये दोनों भी किसमें थे, ट्रेटरॉर्की के सदस्य थे। ये भी चाहते थे हम पूरे क्षेत्र पर शासन कर लें, लेकिन ये आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे में 2 शासक रह जाएंगे, पश्चिम में कॉन्स्टेंटाइन और पूर्व में लीसिनियस। यानी कि ट्रेटरॉर्की में जो 4 शासक थे उनमें से 2 आत्महत्या कर लेंगे और अब 2 रह जाएंगे, एक का नाम होगा कॉन्स्टेंटाइन और एक का नाम होगा लीसिनियस ही है। लेकिन आगे चलकर कॉन्स्टेंटाइन अपने आप को आगस्टस घोषित कर देगा और वो कहेगा इस पूरे के पूरे क्षेत्र को मेरा कब्जा है। ऐसे में इसकी और लीसनियस की लड़ाई होगी और लीसनियस को ही हरा देगा और ऐसे में अपनी राजधानी को पूर्व की ओर ले जाएगा और पूरे के पूरे क्षेत्र को समृद्ध बना देगा और एक नए साम्राज्य की स्थापना करेगा। उस साम्राज्य का नाम रखेगा ये बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। आगे साम्राज्य का पतन हो जाएगा। पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हालांकि क्रमिक था, यानी कि एक सिलसिलेवार घटना थी जो एक के बाद एक घटती गई, क्योंकि जर्मनी लोगों का यहाँ पर आक्रमण होता है। इन हमलों से इस क्षेत्र का पूरा विध्वंस हो जाता है। इसके अलावा 467 BCE के आसपास पश्चिम के अंतिम शासक को एक बर्बर सरदार द्वारा हटा दिया गया। इस प्रकार से रोम साम्राज्य पतन हो गया, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 से जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन बनता है, जो कि पेपर में आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आ सकता है आगस्टस के सुधार। बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर में छोटी छोटी बताई गई हैं और एक तरीके से शब्दों के अर्थ समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तब जाके कहानी कंप्लीट होगी। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो भी आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम अगले चैप्टरों को और भी आसान तरीके से बना सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।